सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का 4th चैप्टर, इसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो हम अलग अलग तरीके के फ्यूल का यूज करते हैं। फ्यूल जिसको हिंदी में ईंधन कहते हैं, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन आमतौर से फ्यूल से हम क्या जानते हैं? ऐसी चीज़ जो जलाने में काम आती है, ठीक है। तो फ्यूल का यूज़ हम घरों में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, उसके अंदर भी हम क्या डलवाते हैं? पेट्रोल, डीजल। तो ये सब क्या है? फ्यूल। ये जलते ही तो है जाके, तभी तो धुआं निकलता है। क्या कुछ फ्यूल के नाम आप बता सकते हो जो कि हमारे घरों में यूज़ होते हैं? तो जो गैस सिलेंडर हमारे घर के अंदर आता है, जिससे हमारा खाना वगैरह बनता है, उसके अंदर आपका एलपीजी होती है, ठीक है। एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और गांव देहात के अंदर लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो वुड एक फ्यूल की तरह यूज होता है। कोयले का भी यूज होता है, तो कोल हो गया, ठीक है। यह आमतौर से घरों के अंदर यूज होता है। अब कुछ ऐसे फ्यूल बताओ जो कि ट्रेड के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपके कोल यूज होता है, लेकिन एक और नाम लिखा देता हूं, चारकोल, बायोफ्यूल्स, ठीक है। ये सब यूज होते हैं। कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वगैरह को चलाने में? तो ये तो आप जानते ही हो। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी बहुत कॉमन है, तो ये सब हो गया। तो आपकी लिस्ट के अंदर कौन से फ्यूल आएंगे? काऊ डंग हो गया, काऊ डंग पे भी खाना वगैरह बनाया जाता है गांव देहात में। वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम शॉर्ट में सीएनजी कहते हैं, ठीक है। ये सारे फ्यूल के नाम आपने गिनाए होंगे। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कैंडल को जलाया होगा या जलते हुए तो देखा ही होगा आपने। क्या डिफरेंस होता है कैंडल के बर्न करने में एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? मोमबत्ती के जलने में और कोयले के जलने में कुछ फर्क आपको दिखा? क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो अगर दोनों को जलते आपने देखा होगा तो सही आपने गेस कर लिया होगा कि जो कैंडल बर्न करती है वो कैसे बर्न करती है? विद अ फ्लेम। फ्लेम यानी उसमें से लपटें निकलती हैं, आग निकलती है। वहीं कोयले के अंदर ऐसा नहीं होता। कोयला जब जलता है तो सिंपल वो चमकता है, लाल लाल वो चमकेगा, उसमें से आग नहीं निकलती। तो फ्लेम का डिफरेंस होता है। कैंडल में फ्लेम देखने को मिलती है जब वो बर्न करते हैं, और कोल में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हो जो बर्न करते हैं विदाउट अ फ्लेम। चलिए स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक चीज किसी दूसरी चीज में बदल जाती। जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, ये एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि मिल्क एक अलग चीज है, कर्ड एक अलग चीज है। पहले मिल्क था, अब कर्ड हो गया, एक नई चीज बन गई ना, बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसको हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे। तो बर्निंग भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग से पहले जो चीज़ रहती है, बर्न करने के बाद वो चीज़ वैसे नहीं रहती। पेपर आपने बर्न कर दिया, तो बर्न करने के बाद वो राख बची, वो पेपर नहीं कहलाएगा। लकड़ी को जलाओगे तो जलने के बाद वो लकड़ी नहीं रह गई, वो सिर्फ राख बची है। तो जो केमिकल प्रोसेस है बर्निंग का, वो और फ्लेम कितने तरीके की होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला मेन टॉपिक हमारा आता है 4.1, व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है? अब याद करो वो एक्टिविटी जहां पर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, ठीक है। क्लास 7 में एक्टिविटी की थी। वहां हमने सीखा था कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या बनाता है? टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम जलेगा तो जल के क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो दूसरी चीज बन गई ना, पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दोनों अलग चीज है। यानी यहां पर केमिकल प्रोसेस हुआ। कैसे बना? ये बर्निंग की वजह से बना। बर्निंग के टाइम हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। अगर आप भूल गए हो तो ये इमेज आप देख सकते हो। यहां मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है, तो व्हाइट कलर की फ्लेम आपको बड़ी चमकदार देखने को मिलेगी, ठीक है। ये व्हाइट कलर की फ्लेम है, आग है जो निकल रही है। इसी तरीके की एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं पीस ऑफ चारकोल से। तो चारकोल के पीस को होल्ड कर लो विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और उसको कैंडल की फ्लेम के करीब ले आओ, या फिर बंसन बर्नर के करीब ले आओ जो कि जल रहा हो। क्या ऑब्जर्व होगा आपको? तो आपको ही पता चलेगा कि चारकोल बर्न कर जाता है एयर में, यानी हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है। अब चारकोल को हम कैंडल की फ्लेम के करीब ले आएंगे, उसके कांटेक्ट में ले आएंगे, या बंसन बर्नर जल रहा हो तो उसके करीब ले आएंगे, तो क्या होगा? वो जलने लगेगा कि नहीं? हम जानते हैं कि कोल भी बर्न कर जाता है एयर में। तो कोयले को जलाओगे तो क्या होगा? प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम बर्न हो जाता है, चारकोल बर्न हो जाता है, कोल बर्न हो जाता है एयर में, और कोयला जलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और हीट और लाइट भी निकलती है। अब जानते हैं कंबशन क्या होता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है कि व्हाट इज कंबशन। पहली बात, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर
पहले जो चीज़ थी अब वो किसी और चीज़ में बदल गई। पहले मैग्नीशियम था, बर्न किया हमने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, साथ में हीट और लाइट भी निकली। कोयले को बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, साथ में हीट और लाइट निकली। तो पहले कोल था जिसमें जनरली आपका कार्बन होता है, जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि केमिकल प्रोसेस है। तो ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पर जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ कंबाइन करती हैं, मिलती हैं और मिल के कुछ और बनाती हैं, इसी को कहते हैं हम रिएक्ट करना। देखो मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम Mg लिखते हैं। ये बर्न किया तो बर्न करने के बाद जानते हो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं MgO, यानी यहाँ मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। इसी तरह से जो कोल हमने बर्न किया था तो कोल में आपका होता है कार्बन, बर्न करने के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है? CO2, यानी इसमें कार्बन होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है। तो देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जब रिएक्शन होता है तो यहां पर हीट निकलती है। इसी केमिकल प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पर कोई सब्सटेंस जैसे मैग्नीशियम हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, इसके अलावा और भी चीज, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कंबाइन करता है, और इस जुड़ने में हीट भी निकलती है। इसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन आएगी कहां से? हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम कह रहे थे कि बर्न्स इन एयर, एयर में जल रहा है। तो एयर में जलने का मतलब क्या है? एयर में है ऑक्सीजन और जलने में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ जो सब्सटेंस है वो जुड़ता है। ठीक है, तो कंबशन आप समझ गए। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। अब वो सब्सटेंस जिसमें कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि उसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ और रिएक्ट हो जाए, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए और जुड़ के हीट निकाल दे। ऐसा हर सब्सटेंस के साथ नहीं होता। कुछ खास तरीके के सब्सटेंस ही होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकालते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंबशन होता है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं। इसको हम फ्यूल भी कहते हैं। तो फ्यूल क्या हो गया? ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनमें कंबशन होता है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकालते हैं। अब फ्यूल आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। कभी कभी लाइट भी निकलती है कंबशन के टाइम, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, यानी रोशनी आपको देखने को मिलेगी। रोशनी कैसे निकल सकती है? या तो आग निकले उसमें से, जैसे कैंडल आप जलाते हो तो उसकी वजह से रोशनी हो जाती है कि नहीं, क्योंकि उसमें से फ्लेम निकल रही है। कभी कभी फ्लेम नहीं निकलती, जैसे आग की लपटें नहीं निकलती, लेकिन जलने की वजह से वो चीज़ चमकता रहता है। जैसे कोल हो गया, कोयला जलता है तो लाल लाल वो चमकता रहेगा, ग्लो करता रहेगा। तो जो रिएक्शन मेंशन की गई थी ऊपर, वहां पर मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकाल रहे हैं। देखो लाइट निकलना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? हीट। डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकाले। बाकी लाइट निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। ठीक है, अब बूशो कह रहा है वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। क्या ये बात सही है? हाँ, बात सही है। तो पहली इसका आंसर दे रही है राइटली सो, यानी बात सही है। इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसके बारे में क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? फूड जो कि हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या होता है? यही जो हमारा फूड है यानी ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होता है कि नहीं, यानी टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वाटर बन जाता है और साथ में एनर्जी निकलती है। तो क्योंकि फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद फूड के टुकड़े हो जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है फूड का, फूड उसके साथ पहले जुड़ रहा है और इसी रिएक्शन में हीट भी निकल रही है। तो हमारी सारी कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं? फ्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकाले, यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो फूड को भी हम फ्यूल कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि लाइट तो नहीं निकल रही है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट का निकलना ज़रूरी नहीं है। अब एक्टिविटी 4.1 कर लेते हैं। कुछ मटेरियल्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। टीचर के सुपरविजन में आपको ये काम करना है। टीचर प्रेजेंट हो तभी ये आपको करना है। क्या करना है? ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। एक एक करके बर्न करने की कोशिश करो। अगर कंबशन हो रहा है यानी वो चीज़ बर्न कर रही है तो एक मार्क लगा देना है, द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। तो ये टेबल हमारा है 4.1 कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस।
अब बताओ, वुड कंबस्टेबल है, लकड़ी को जलाओगे तो क्या होगा, जल जाएगी। पेपर जल जाएगा। लोहे की कील नहीं जलेगी, तो नॉन कंबस्टेबल में हम टिक लगाएंगे। कैरोसिन ऑयल ये जल जाएगा। स्टोन पीस है, नहीं जलेगा। स्ट्रॉ चाहे प्लास्टिक का हो या पेपर का हो, जल जाता है, यानी कंबस्टेबल है। चारकोल जल जाएगा। मैच स्टिक जल जाएगी। ग्लास को जलाओगे नहीं जलेगा, तो नॉन कंबस्टेबल। क्या आप नाम बता सकते हो कुछ और सब्सटेंसेस जो कि आपके कंबस्टेबल होते हैं? तो उसको आप टेबल 4.1 में ऐड भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा नाम बता ही देता हूँ मैं आपको। जैसे क्लोथ हो गया, कपड़े हमारे जल जाते हैं ना। लीव्स हो गया, पॉलीथीन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जलाने की कोशिश करोगे तो जल जाएगा वो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब किन कंडीशंस में कंबशन होगा, यानी किसी चीज को जलाना है तो कुछ कंडीशन चाहिए होगी। वो कंडीशन क्या है, यानी अगर वो कंडीशन ना मिले तो आप जलाने की कोशिश करो, नहीं जलेगा। पेपर को जलाने की कोशिश करोगे, नहीं जलेगा। तो कुछ कंडीशन होती हैं, वो जरूरी होती हैं। अगर वो कंडीशन नहीं मिली तो अगर कोई चीज जल रही होगी ना, उस कंडीशन को हटा लोगे ना तो बुझ जाएगी। अभी हम देखेंगे कैसे। एक्टिविटी 4.2 आपको करना है। यहाँ पर आपको सावधानी से काम करना है क्योंकि आप बर्निंग कैंडल को हैंडल करने वाले हो। एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे आपको फिक्स कर लेना है। एक ग्लास चिमनी उस कैंडल के ऊपर रख देना है एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। तो जैसा कि फिगर में आपको दिया हुआ है, ये कैंडल आपकी जल रही है। एक ग्लास चिमनी है। चिमनी समझ लो ऐसे ग्लास की तरह से है, बस वो नीचे से भी खुली हुई है। जैसे हमारा ग्लास होता है ना, ये ऊपर से खुला रहता है, तो ये चिमनी क्या है, नीचे से भी खुली रहेगी। तो ये ऊपर से भी खुली हुई है, नीचे से भी खुली हुई है। अब यहाँ पर देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है और उसके बाद इसके ऊपर रखा गया है, यानी नीचे से जगह है, खुला है, तो एयर वगैरह अंदर जा सकती है नीचे से। ऑब्जर्व करो कि फ्लेम के साथ क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिर बी वाले में क्या करना है, जो नीचे अपने लकड़ी लगाई थी उसको हटा दो। अब चिमनी जो है वो हमारी टेबल पे है, तो चिमनी का नीचे वाला हिस्सा टेबल से टच करता रहेगा, यानी अब एयर नीचे से नहीं जा सकती, कोई हवा वगैरह नीचे से नहीं जा सकती। फिर से आप फ्लेम को ऑब्जर्व करो। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर अ चिमनी। फिर सी वाले में आपको क्या करना है, नीचे से तो पैक कर ही दिया था, अब ऊपर भी हमने एक ग्लास प्लेट लगा दी कि ऊपर से भी पैक हो गया, यानी अब ना एयर ऊपर से जा सकती है ना नीचे से जा सकती है, कहीं से एयर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वॉच द फ्लेम अगेन। फिर से फ्लेम को देखो, तो तीनों केसेस में क्या होगा। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। क्या फ्लेम फ्लिकर कर रही है, यानी लुपलुपा रही है, उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या लुपलुपा रही है, साथ में धुआं भी निकल रहा है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, या फिर ऐसे ही बर्न कर रही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। क्या यहां से आप इन्फर कर सकते हो कोई चीज एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी बर्निंग के प्रोसेस में एयर का क्या रोल होता है। इस एक्टिविटी से क्या आपको कुछ बात समझ में आई। अब मेरे पास ग्लास चिमनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए बिल्कुल ये वाली एक्टिविटी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर दिखा सकता हूँ कि एयर बर्निंग के लिए ज़रूरी होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बर्निंग कैंडल मैंने ले ली है, अभी अच्छे से बर्न कर रही है। इसके ऊपर मैं एक बीकर रख देता हूँ और अब देखना क्या होगा थोड़ी देर में। ये देखा आपने, कैंडल बुझ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बीकर ने पूरे एरिया को पैक कर दिया, बाहर से एयर इसके अंदर जा नहीं पा रही थी, एयर नहीं मिली, इसीलिए कैंडल बुझ गई। तो यहां से बात समझ में आई कि बर्निंग के लिए एयर का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब इस एक्टिविटी में क्या रिजल्ट है उसको हम देख लेते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने आपको दिखाई दिया था, मेन चीज आपको यही जाननी थी। ऊपर की एक्टिविटी में क्या क्या रिजल्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। केस ए के अंदर एकदम मस्त कैंडल बर्न करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से एयर आ सकती है, नीचे से आ सकती है, एयर अच्छे से सप्लाई हो रही है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से एयर जा सकती है, ऊपर से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। केस बी में क्या हो रहा है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, नीचे से एयर नहीं जा पा रही है, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। तो बी वाले केस में क्या होगा, जब नीचे हमने जगह नहीं दी है एयर को जाने की, सिर्फ ऊपर से एयर आ सकती है, तो प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जितनी ज़रूरत है नहीं मिल पाएगा। तो जो फ्लेम है वो फ्लिकर करेगी, जैसे गाड़ी में तेल खत्म होने वाला होता है तो झटका देती है ना, बस उसी तरीके से समझ लो झटका मिल रहा है। तो कैंडल फ्लिकर करेगी और साथ में धुआं भी निकलेगा। धुआं तब निकलता है जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता, पूरी तरह से कोई चीज़ नहीं जलती। ठीक है, तो बी वाले केस के अंदर फ्लेम फ्लिकर करेगी और स्मोक निकलेगा। सी वाले के अंदर द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। सी वाले में फ्लेम फाइनली बुझ जाएगी
क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं है, ऊपर नीचे से सब जगह से बंद कर दिया आपने, एयर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब बूजो कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि सन प्रोड्यूस करता है अपनी हीट और लाइट, क्या ये भी एक तरीके का कंबशन है? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसलिए क्योंकि सन के अंदर जो हीट और लाइट निकलती है वो कंबशन की वजह से नहीं निकलती, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से निकलती है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यानी यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आई कि सिर्फ कंबशन की वजह से ही हीट और लाइट नहीं निकलती, और चीज़ों की वजह से भी हीट और लाइट निकल सकती है। तो कहीं से भी आपको हीट और लाइट निकलते हुए दिख जाए तो आंख बंद करके उसको कंबशन नहीं कह देना है। एक्टिविटी 4.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। लोहे की प्लेट हो या तवा हो, उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी या फिर जलता हुआ चारकोल को रख देना है। कवर कर देना उसको ग्लास जार से या फिर टम्बलर से, यानी गिलास से, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार हो उससे आपको उसको कवर कर देना है। ऑब्जर्व करो क्या होगा, क्या जो चारकोल है वो जलना बंद हो गया कुछ टाइम के बाद? द आंसर इज यस, यही आपको ऑब्जर्व होगा। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग? रीजन तो हम देख ही चुके हैं कि अगर जार से आप कवर कर दोगे तो एयर नहीं जा पाएगी अंदर। जब एयर नहीं मिलेगी चारकोल या वुड जो भी आप जला रहे हो, तो वो बर्न करना बंद कर देगा। तो इसके रीजन में आप लिख देना, बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस व्हाई? जब किसी बंदे के कपड़े में आग पकड़ लेती है तो उसको ब्लैंकेट से, कंबल से कवर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंबल से कवर करोगे तो क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी आग बुझ जाएगी। तो क्यों बुझ जाएगी? वही रीजन है, जब कंबल से उसको कवर कर दोगे तो एयर का कांटेक्ट उससे हट जाएगा, यानी एयर उस कपड़े तक अब नहीं पहुंच पा रही है जो कि जल रहा था, तो वो जलना बंद कर देगा। अब याद करो अपने एक्सपीरियंसेस से, क्या जो मैच स्टिक है वो अपने आप जल जाती है? कैसे बर्न करती है? भाई माचिस को उसके डिब्बे पर रगड़ना पड़ता है ना, तब जलती है ना। ऐसा तो है नहीं माचिस ले खड़े हो और उसमें अपने आप आग पकड़ लिए। कैसे बर्न होती है, इसको थोड़ा सा मैं इसका आंसर लिखा देता हूँ। मैच स्टिक बर्न्स व्हेन वी स्ट्राइक द मैच स्टिक हेड अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। तो माचिस की तीली तब जलती है जब माचिस की तीली का जो हेड है, जहाँ ऊपर मसाला लगा होता है ब्राउन या ब्लैक कलर का, उसको हम स्ट्राइक करते हैं, यानी तेज से रगड़ते हैं अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स पे साइड में देखते होगे एक रफ सरफेस होती, थोड़ी खुरदुरी सी सरफेस होती, उस पर रगड़ते हैं तो वो जलती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा पेपर को बर्न करने का। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट? द आंसर इज यस। पेपर को जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, जलती हुई माचिस को पेपर के करीब ले जाओ, जैसे ही छुआओगे आग पकड़ लेगा कि नहीं? क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हो बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? माचिस की तीली से आप किसी लकड़ी को जला सकते हो, लकड़ी के टुकड़े को? द आंसर इज नो। भाई जब तक लकड़ी में आग पकड़ेगी तब तक तो आपकी माचिस जल के पूरी खत्म हो जाएगी। लकड़ी को जलाने के लिए काफी देर तक उसको हीट करना पड़ता है, आग के कांटेक्ट में रखना पड़ता है, तब जाके वो जलती है। Why do you have to use paper और kerosene oil to start fire in wood और coal? तो लकड़ी या कोयले को जलाना होता है तो हम क्या करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं। यानी पहले पेपर को जला लेंगे, पेपर खूब तेज़ जलने लगेगा, उसी को लकड़ी के कांटेक्ट में ले आएंगे। यानी से लकड़ी रखे, पेपर जला कर उसके बाद नीचे रख दिए, तो पेपर बहुत बड़ी आग की फ्लेम निकालता है, फिर उससे जो है वो आग पकड़ लेती है। या फिर लकड़ी पे हम केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर जलाते हैं तो वो जल जाता है। तो हम पेपर या केरोसिन ऑयल का क्यों यूज़ करते हैं वुड और कोल को जलाने के लिए? तो इसका जो रीज़न है वो भी आगे हम देखेंगे। क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना है कि जंगल में आग लग गई? अब यहाँ नीचे आप देख सकते हो फॉरेस्ट फायर की इमेज है, जंगल में आग लग चुकी है। तो ये आग कैसे लगती है? जब बड़ी तेज़ गर्मी पड़ती है तो कुछ जगह पर जो ड्राई ग्रासेस होती हैं, सूखी घास होती है, वो आग पकड़ लेती है। अब इन ग्रासेस से ये स्प्रेड हो जाती है ट्रीज़ तक। यानी पहले घास में आग पकड़ी, ये जलेंगी, जल के आसपास जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर आग फैल जाएगी और बहुत ही जल्दी पूरा जो जंगल है उसमें आग लग जाती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसी आग को कंट्रोल करने में, क्योंकि जंगल के हर कोने में तो आदमी बैठा नहीं है कि हाँ भैया कहाँ आग लग रही देख ले। अब मान लो आग लगना शुरू हुई, धीरे धीरे फैलती गई, जब थोड़ी सी आग बड़ी होगी तब दिखाई पड़ेगा दूर से, अरे धुआं उठ रहा है, लगता है जंगल में आग लग गई है। तब तक तो वो इतना फैल जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जंगल में आग कैसे लगती है? वैसे तो बहुत सी रीज़न है। एक रीज़न जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो सूखी घास है वो गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, यानी सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो उस धूप की वजह से ही जो गर्मी पैदा हुई उसी ने उन घासों को जला दिया। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? तो ये एक्सपीरियंस से आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे आग पकड़ते हैं?
लकड़ी को जलाने के लिए हमको उसको देर तक हीट करना पड़ा। देर तक उसको आग के कांटेक्ट में रखेंगे तब उस पर आग पकड़ेगी, क्योंकि लकड़ी को आग पकड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। काफ़ी देर तक हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा उसको, तब उसमें आग पकड़ेगी। वहीं पेपर में हमने क्या देखा था कि जलती हुई माचिस को उसके कांटेक्ट में ले आए तो उसने आग पकड़ ली, यानी थोड़ा सा हीट करे, थोड़ा सा ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया और वो आग पकड़ लिया। वहीं फॉरेस्ट के अंदर जो सूखी हुई घास थी उसको तो हमको आग लगानी भी नहीं पड़ी, वो तो गर्मी की वजह से अपने आप जलने लगी, यानी उसको जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अलग अलग जो सब्सटेंस है वो अलग अलग टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, पेपर का अलग है, ड्राई ग्रास यानी सूखी हुई घास का इग्निशन टेम्परेचर अलग है। किसका ज़्यादा किसका कम आप यहाँ से बता सकते हो। ड्राई ग्रास का सबसे कम है, यानी इन तीनों में हम कंपेयर करें तो ग्रास, पेपर और वुड में। उससे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर पेपर का है कि ऐसे अपने आप ही आग नहीं पकड़ रहा है, इसको हमको जलाना पड़ रहा है तब ये जल रहा है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका है, वुड का है, लकड़ी का है। इसको जलाने के लिए हमको देर तक हीट करना पड़ रहा है तब ये आग पकड़ रहा है। क्या आप बता सकते हो कि जो मैच स्टिक है वो आग क्यों नहीं पकड़ लेती रूम टेम्परेचर पे, यानी ऐसे माचिस की तीली हम लेके खड़े रहें अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती। सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा ताकि और टेम्परेचर बढ़े। जब इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब वो जलेगा। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। जब रब करते हैं मैच बॉक्स के साइड में तो बर्न क्यों करने लगता है। तो इसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैच स्टिक की पूरी हिस्ट्री दी है, उसको हम जान लेते हैं। तो मैच स्टिक यानी माचिस की तीली की जो हिस्ट्री है वो पुरानी है। लगभग 5000 साल पहले स्मॉल पीसेस हुआ करते थे पाइन वुड के, इसको डिप किया जाता था सल्फर में और इसको मैचेस की तरह से एंशियंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता था। यानी लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में प्राचीन काल में क्या करते थे, पाइन वुड, पाइन ट्री की जो लकड़ी होती थी उसको सल्फर के अंदर डिप करते थे और फिर वो जलाया जाता था। तो वो एक तरीके से मैचेस की तरह से यानी माचिस की तरह से यूज़ करते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो आज के टाइम में जो हम माचिस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सेफ्टी मैच, इसके अंदर सेफ्टी वाली भी चीज़ होती है, आगे भी हम देखेंगे। तो ये तो अभी लगभग 200 साल पहले डेवलप की गई है, लेकिन माचिस का यूज़ 5000 साल पहले भी होता था, बस ये मॉडर्न वाले से थोड़ा अलग थी। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch were applied on the head of the match made of suitable wood। तो कोई लकड़ी ली जाती थी, उसके हेड पे हम ये सारे मटेरियल लगा देते थे। जब इसको स्ट्रक किया जाता था, घिसा जाता था किसी रफ सरफेस पे, खुरदुरी सरफेस पे, तो जो वाइट फॉस्फोरस था ना वो इग्नाइट कर जाता था ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का पूरा एक चैप्टर आपकी इस बुक में दिया है, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में ऐसे समझ लो, जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे को रगड़ती हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब माचिस को घिसते हैं रफ सरफेस पे तो उस माचिस में जो हमने वाइट फॉस्फोरस डाला था वो जल जाता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। तो ये जलेगा तो इसके साथ और भी जो मटेरियल है वो भी जलने लगते हैं। लेकिन ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वर्कर्स के लिए जो कि इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। जहाँ पर ये माचिस बन रही है वहाँ पर काम करने वालों के लिए और जो इस माचिस को यूज़ करेंगे उन दोनों के लिए जो वाइट फॉस्फोरस है ये बड़ा नुकसानदेह है। तो क्या किया जाए, तो फिर इसके अंदर कुछ सेफ्टी फीचर भी डाले गए। आज के टाइम में द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब जो माचिस आपको मार्केट में मिलेगी उसमें माचिस की तीली के हेड पे सिर्फ हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं। जो रबिंग सरफेस है, जो माचिस के डिब्बे पे साइड में जो खुरदुरी सरफेस होती है वहाँ क्या लगा होता है, हैज़ पाउडर्ड ग्लास। ग्लास यानी कांच को एकदम पाउडर बनाकर वो लगाया जाता है। एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस उसके अंदर डाला जाता है, इसीलिए आप देखते हो उसका लाल लाल कलर होता है। अब रेड फॉस्फोरस डेंजरस तो है लेकिन वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम डेंजरस है। When the match is struck against the rubbing surface, जब माचिस की तीली को हम स्ट्रक करते हैं, घिसते हैं रबिंग सरफेस पे, तो होता यह है कि कुछ जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में।
दिस इमीडिएटली reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. माचिस की तीली को हमने उसके डिब्बे के साइड में घिसा जहां रफ सरफेस होती है, तो जो रेड फास्फोरस था वो वाइट फास्फोरस में बदल गया। ये वाइट फास्फोरस तुरंत रिएक्ट कर जाता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो कि मैच स्टिक के हेड पे लगी होती है। इस रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट इतनी होती है जिसकी वजह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जलने लगता है और इस तरीके से कंबशन स्टार्ट हो जाता है। वी फाइंड दैट कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो तब तक आग नहीं पकड़ता, तब तक नहीं जलता जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो। क्या आपने कभी देखा है कि जो कुकिंग ऑयल है वो आग पकड़ लेता है जब फ्राइंग पैन को हम लंबे समय तक बर्निंग स्टोव पे रखते हैं, क्योंकि हीट की वजह से जो कुकिंग ऑयल है वो जल जाता है। केरोसिन ऑयल और वुड जो है अपने आप से ही आग नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर पे, यानी केरोसिन ऑयल को ऐसे ही रख दो या लकड़ी को ऐसे रख दो तो अपने आप वो आग नहीं पकड़ते। लेकिन केरोसिन ऑयल को जब थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर लकड़ी को थोड़ा सा हीट करो तो वो फिर भी आग नहीं पकड़ती। तो इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन ऑयल का वो कम होता है वुड से, तभी ना केरोसिन ऑयल थोड़ा सा हीट करने पे जल गया, क्योंकि थोड़ा सा हीट करे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, और क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो थोड़े से हीट करने पे इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया और वो जलने लगा। वहीं लकड़ी को देर तक हीट करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हमको बढ़ाना था, इग्निशन टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, तब जाके वो जला। तो इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल का कम होता है वुड से, इसीलिए वो लकड़ी के कंपैरिजन में जल्दी आग पकड़ लेता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर केरोसिन ऑयल को हमको स्टोर करना है तो बड़ी सावधानी हमको रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेता है? हाँ बिल्कुल। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब एक एक्टिविटी है जहां से आपको ये पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा, उतना उसको गर्म होना पड़ेगा, तभी वो आग पकड़ेगा। एक्टिविटी 4.4 कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल। आपको 2 पेपर कप बनाने हैं बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, यानी पेपर को फोल्ड करके कोन जैसा शेप आपको बना लेना है। फिर लगभग 50 ml वाटर एक कप के अंदर आपको डाल देना है। दोनों ही कप को अलग अलग आपको हीट करना है, यानी एक बार आपको पेपर कप को हीट करना है जो कि खाली है, उसके अंदर कुछ है नहीं। आपको ये ऑब्जर्व होगा कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लिया, थोड़ी देर में ही जलने लगेगा। लेकिन दूसरा वाला पेपर कप जिसके अंदर आपने वाटर भरा था, इसको जब बर्निंग कैंडल के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे इसमें आग नहीं पकड़ रहा है। तो ये आपको ऑब्जर्व होगा। What happens to the empty paper cup? खाली पेपर कप के साथ क्या हुआ? उसने आग पकड़ ली तुरंत। What happens to the paper cup with water? जिसमें वाटर डाला तो उसके साथ ये हुआ कि वो जला नहीं। Does the water in this cup become hot? क्या इस कप के अंदर जो पानी है वो गर्म हो गया? तो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। अगर हम इसको कंटिन्यू रखें हीट करना इस कप को, तो हम वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं पेपर कप के अंदर, उबाल सकते हैं। क्या आप सोच सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि यहां पर जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इसका रीजन चलिए देखते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाई कंडक्शन। वो पेपर कप जिसके अंदर हमने पानी भरा था, उसको बर्निंग कैंडल के ऊपर जो हमने रखा, तो कैंडल से जो हीट निकल रही थी वो पेपर के थ्रू होते हुए वाटर में ट्रांसफर हो गई थ्रू कंडक्शन, यानी हीट कंडक्ट हो गई। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड। पेपर कब जलेगा? जब पेपर इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच जाएगा, यानी उतना गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी भरे होने की वजह से वो उतना गर्म हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कैंडल की जो हीट है वो पेपर के थ्रू होते हुए वाटर में चली जा रही है, तो पेपर ज़्यादा गर्म हो नहीं पा रहा है। तो पानी गर्म होता जाएगा और पानी बॉयल भी करने लगेगा, लेकिन पेपर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। हैंस इट डज नॉट बर्न। अब पेपर उतना हीट नहीं हुआ, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा, तो वो बर्न भी नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बर्निंग के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचना ज़रूरी है। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं अगर उनको फ्लेम के कांटेक्ट में लाया जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर, पेट्रोल हो गया, थोड़ा सा आग छुआओगे तुरंत आग पकड़ लेगा। अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको शॉर्ट में LPG कहते हैं,
घरों में जो हमारा सिलेंडर होता है, आप देखो कितना तेज आग पकड़ता है। जैसे ही आपने गैस को ऑन किया और लाइटर से तुरंत जलाओगे तो लाइटर में थोड़ी सी चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से तुरंत वो जल जाता है। क्या आप कुछ और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस को लिस्ट कर सकते हो? तो वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ। पेट्रोल हो गया, आप डीजल लिख सकते हो, केरोसिन ऑयल, जिंक पाउडर हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और भी। अगर आप क्लास 8 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, एक्टिविटीज और टेबल्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके सोल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन, और लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कहा गया है कि अब कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। 4.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काबू में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में आग लगी हुई आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा कि फला जगह पर आग लग गई। अगर ऐसा एक्सीडेंट आपने देखा है, कहीं पर आग लगे देखा है, तो शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर कि कैसे क्या हुआ, क्या देखा आपने, और अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ भी आप शेयर कर दो। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। तो नेशनल लेवल पे जो नंबर है फायर सर्विस के लिए वो आपका है 101। 101 नंबर पे आप कॉल करोगे तो ये फायर डिपार्टमेंट को लगता है। बाकी लोकल लेवल पे अपना अलग अलग फ़ोन नंबर होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन नेशनल लेवल पे ये नंबर है। अगर कभी भी आग लग जाए आपके घर में या आपके पड़ोस में, तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि फायर सर्विस को कॉल करना है। ये नहीं करे बाप रे आग लग गई, क्या करूँ, कॉल करो। हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हमको फायर सर्विस का जो टेलीफोन नंबर है वो पता हो, जैसे मैंने आपको बता दिया 101, तो इस पर कॉल करो अगर कभी आग लगे तो। अब यहाँ देखो एक इमेज बनी है, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। तो बड़े प्रेशर से पानी निकलता है और जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर ऐसे पानी डाल के उसको एक्सटिंग्विश कर रहा है, ये आग को बुझा रहा है। क्या आपके सिटी के अंदर या टाउन के अंदर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो मेरे यहाँ तो है, संगम नगरी प्रयागराज में है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, आग पे पानी डालती है, यही तो होता है ना। अब क्वेश्चन आता है पानी क्यों डाला जाता है, क्या रीज़न है, क्यों पानी से आग बुझ जाती है? आग पे पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आपको मैंने पढ़ाया था ना, कोई भी चीज़ जलती तब है जब वो इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच जाती है। अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे है तो वो चीज़ नहीं जलेगी, और अगर जल रही होगी तो बुझ जाएगी। जलने के लिए या जलते रहने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। तो वाटर क्या करता है, जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जो जलने वाला मटेरियल है, उसको ठंडा कर देता है। ठंडा करके उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, तो इससे क्या होता है, आग बुझ जाएगी। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो आग फैलने नहीं पाएगी भाई, जो चीज़ जल रही थी वो बुझ जाएगी तो आगे नहीं फैल पाएगी। या फिर आसपास वो मटेरियल जिनमें आग लग सकती थी, अब पानी डाल दिया तो उसकी वजह से वो ठंडे हो गए, आसानी से जलेंगे नहीं। एक रीज़न तो ये हो गया कि वाटर क्या करता है, कंबस्टेबल मटेरियल का टेम्परेचर कम कर देता है, उसको ठंडा कर देता है और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है। दूसरा वाटर ये काम करता है, वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब जब पानी आग पे डाला जाएगा तो आग की वजह से पानी गर्म होगा, गर्म होकर क्या होता है, पानी उबलने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है। ये जो भाप है यानी जो वाटर वेपर है वो क्या करेगा, कंबस्टेबल मटेरियल को सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जल रहा था, पानी डाला आपने, वाटर वेपर में बदल गया। वेपर में बदलने के बाद ये इस मटेरियल को ऐसे चारों तरफ से घेर लेगा, वाटर वेपर ऐसे फैल जाएगा। तो वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में है, एयर दूर हो गई इससे, अब एयर इसको नहीं मिल पा रही है। और हमने कंडीशन पढ़ी थी कि बर्निंग के लिए एयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, वही ऑक्सीजन बर्निंग कराती है। तो एयर नहीं पहुंच पाएगी यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा तो वो जल नहीं पाएगी, जल रही होगी तो बुझ जाएगी। तो वाटर दूसरा काम ये करता है कि वाटर वेपर में बदल जाता है और उसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, इस तरह से आग बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो आपने पढ़ा है कि फायर के प्रोड्यूस होने के लिए यानी आग के लगने के लिए 3 चीज़ों को होना ज़रूरी है। क्या वो 3 चीज़ें आप बता सकते हो? अब देखो आपको मैंने पढ़ा है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। खैर यहाँ पर दिया भी हुआ है तो फिर से एक बार देख लेते हैं।
दीज आर, इनमें से पहली चीज क्या है, फ्यूल यानी कंबस्टेबल मटेरियल, वो मटेरियल जो जलेगा। अगर जलने वाला मटेरियल ही नहीं होगा तो वहां आग कैसे लगेगी? तो पहली चीज फ्यूल का होना, ऐसा चीज जो कि जले तब ना आग लगेगी। दूसरी चीज एयर, एयर क्यों जरूरी है? टू सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन और यही ऑक्सीजन बर्निंग कराती है यानी कंबशन कराती है। थर्ड चीज है हीट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। हीट का होना भी जरूरी है, ये हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया था। फ्यूल प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, लेकिन अपने आप से ऐसे आग नहीं लग जाएगी। कोयला लेके बैठे हो, आग थोड़ी ना पकड़ लेगी। उस कोयले को या जो भी फ्यूल आपके पास है उसको हीट करना पड़ेगा। कहाँ तक हीट करना पड़ेगा? उसके इग्निशन टेम्परेचर तक या उससे ऊपर ले जाना पड़ेगा, उतना हीट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें आग पकड़ेगी। तो हीट का होना भी जरूरी है। फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनमें से एक या एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट को रिमूव करके, यानी कोई एक चीज भी हटा लोगे ना तो आग जलना बंद हो जाएगी। फायर फाइटर का काम यह होता है कि वो क्या करे, इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट कर दे, या फिर जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको कम कर दे, या दोनों ही काम कर दे। तो फायर फाइटर जब पानी डालता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर अभी हमने देखा था ना कि वो वाटर वेपर बन जाता है और कंबस्टेबल मटेरियल को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन की यानी एयर की जो सप्लाई है वो उस मटेरियल तक नहीं पहुंच पाती, आग बुझ जाती है। दूसरा, पानी डालने की वजह से वो जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो पानी डालने से दोनों काम हो रहा था, इसीलिए आग बुझ जाती है पानी डालने से। तो फायर फाइटर का काम यही होता है, इनमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए ताकि आग बुझ जाए। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, तो ज़्यादातर केसेस में हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते, फ्यूल को नहीं हटा सकते। मान लो कहीं पर आग लग गई, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इफ़ फॉर इंस्टेंस मान लो कोई बिल्डिंग में आग लग गई, तो पूरी जो बिल्डिंग है वो फ्यूल है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि कंबस्टेबल हैं। लकड़ी के दरवाजे लगे होंगे, फर्नीचर्स होगा, कपड़े होंगे, पर्दे लगे हैं उसके अंदर, कोई बेड है, चादर बिछी है, दुनिया भर की चीज़ें। तो उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग क्या होगी, फ्यूल की तरह होगी, क्योंकि वो जलने लगेगी। अब अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो बिल्डिंग को थोड़ी ना हटा दोगे, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते ना। तो बिल्डिंग क्या है, फ्यूल है, बिल्डिंग को हम हटा नहीं सकते, यानी इस केस में फ्यूल को नहीं हटा सकते। तो बाकी दो जो रिक्वायरमेंट है उसी को हमको रिमूव करना होगा। ठीक है, ऊपर यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, उसको हम देख लेते हैं। इस तरह का सिलेंडर आपने बिल्डिंग वगैरह में लगा हुआ देखा होगा, स्कूल्स में लगता है, मॉल्स के अंदर, बहुत सारी जगहों पर। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर पानी भरा होता है? आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन क्या इसके अंदर पानी होता है? तो आंसर है नो, पानी इसके अंदर नहीं होता। क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है ये, कैसे आग बुझाता है, इसकी डिटेल देखते हैं। जो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर, लेकिन वाटर तभी वर्क करता है जब वुड या पेपर इनमें आग लगी हो, लकड़ी में आग लगी हो, पेपर में आग लगी हो, तभी ये पानी अच्छे से काम करता है, यानी तभी हमको पानी डालना चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई तो फिर वाटर क्या करेगा, मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। अक्सर आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो वहां जो तार वगैरह होते हैं वो जलने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो जलने लगते हैं। तो उस केस के अंदर अगर पानी डाला जाएगा तो जो फायर को डोज करना चाह रहा है, फायर को बुझाना चाह रहा है, आग को बुझाना चाह रहा है, उसको नुकसान हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मान लो कोई पानी है, उसके अंदर कोई बिजली का तार छू गया, उस पानी के अंदर करंट आ रहा है, तो अगर आप उसको छू लोगे ना तो आपको करंट मार देगा। तो अगर बिजली का तार वगैरह है उसमें आग लग गई है और बिजली की सप्लाई आ रही है, अब उसमें पानी डालोगे तो वो करंट आपको मार देगा, तो इसका मतलब वहां पर पानी नहीं डाल सकते हम। तो क्या करें हम? इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, जहां पर ऑयल हो या पेट्रोल हो उसमें अगर आग लग गई है तो वहां भी पानी नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल? क्या आपको याद है कि जो वाटर है वो ऑयल से हैवी होता है, भारी होता है, और भारी चीज क्या होती है, नीचे जाके बैठ जाती है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। अब यहाँ पर ये ऑयल था, ये बर्न कर रहा था, आपने इसमें पानी डाला, पानी भारी है, भारी चीज नीचे चली जाती है, हल्की चीज ऊपर रहती है, पानी नीचे जाके बैठ जाएगा। तो पानी को बुझाना था और पानी जाके नीचे बैठ गया छुप के, तो जो ऑयल है या पेट्रोल वगैरह वो जलता रहेगा, क्योंकि वो ऊपर है, उसको एयर मिल रही है, सब कुछ सही है। तो ये दिक्कत होती है, अगर ऑयल या पेट्रोल वगैरह के अंदर आग लग गई है तो पानी डालने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पानी नीचे जाकर वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा नीचे। पानी उस सब्सटेंस को सराउंड कर लेगा, उसके ऊपर रहेगा, तभी वो उस आग को बुझा पाएगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई या फिर किसी ऑयल पेट्रोल वगैरह के अंदर आग लग गई तो वहां पर हम क्या करें? पानी नहीं डाल सकते तो करें क्या, और क्या चीज डाल सकते हैं? फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल,
कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में हम CO2 लिखते हैं, इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो इन जगहों पर हम पानी नहीं यूज कर सकते, तो यहां पर क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है। अभी हमने क्या देखा था कि जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब मान लो ऐसे कोई चीज थी, यहां पर इसमें आग लगी, तो यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको मिल रही है, तो ये बर्न करता रहेगा, जलता रहेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड इस पे डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्की है, हल्की चीज क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाएगी और ऑक्सीजन को ऊपर भेज देगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई कि नहीं, तो आग बुझ जाएगी। ये होता है फायदा। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी है ऑक्सीजन से, वो बर्निंग मटेरियल को ब्लैंकेट की तरह से कवर कर लेगी, कंबल की तरह से पूरी तरह से उसको कवर कर लेगी। तो इस तरीके से जो फ्यूल ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है वो कट हो जाएगा और फायर कंट्रोल हो जाएगी। एक फायदा तो ये है। दूसरा क्या है, द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा फायदा ये है कि ज्यादातर केस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मान लो AC में आग लग गई, फ्रिज में आग लग गई, या और कोई इक्विपमेंट है, अब उसमें पानी डालोगे तो पानी की वजह से उसके खराब होने की चांस ज्यादा है, पानी डाल के वो खराब हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डालने की वजह से ज्यादातर चांस है कि वो खराब ना हो। तो दूसरा फायदा ये है। यानी अगर मान लो आसपास भी कोई चीज रखी है, मान लो कहीं पर आग लगी और वहां पर फ्रिज रखी, लेकिन फ्रिज में आग नहीं पकड़ी है, पानी डालोगे तो हो सकता है पानी डालने की वजह से वो खराब हो जाए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से खराब नहीं होगा। लैपटॉप रखा हुआ है, अब पानी पड़ गया, गया कहानी खत्म उसकी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो खराब नहीं होगा। तो ये फायदा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हमको कहाँ से मिलेगी? पानी तो चलो हमारे पास अवेलेबल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएंगे? तो इस सिलेंडर्स के अंदर आपको मिलता है। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन द सिलेंडर्स। तो हाई प्रेशर के साथ, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन इतना प्रेशर लगा के दबा के उसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं कि वो लिक्विड में बदल जाता है। क्योंकि होता यह है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम ऐसे ऐसे करीब करीब होते हैं और लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहते हैं और गैस के और दूर दूर रहते हैं। तो दबाया जाता है तो उसके पार्टिकल करीब हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड के हैं, ये लिक्विड के हैं, ये गैस के हैं। जब दबाओगे तो पार्टिकल करीब करीब हो जाएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में बदल जाती है। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? तो जो हमारे घरों के अंदर LPG सिलेंडर होता है ना, तो किस फॉर्म के अंदर LPG स्टोर रहती है? तो इसका आंसर है लिक्विड फॉर्म में। LPG का मतलब ही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस है, लिक्विड के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है कंप्रेस करके, दबा के। जब किसी चीज को कंप्रेस किया जाता है, किसी तरह से ठूसा जाता है सिलेंडर के अंदर, तो फिर वो स्टेट उसका चेंज हो जाता है। तो है तो गैस, लेकिन इतना प्रेशर के साथ उसको स्टोर करते हैं सिलेंडर के अंदर कि वो लिक्विड में बदल जाती है। When released from a cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. देखो, जब बहुत प्रेशर लगा के सिलेंडर के अंदर स्टोर करते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से, कंप्रेस करने की वजह से, दबाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाती है। अब जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो उसको खुला एरिया मिल गया फैलने का। पहले तो दबा के ठूसा गया था, लेकिन अब वो फैल सकती है। तो इस फैलने की वजह से वो ठंडी हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है और ठंडी हो जाती है। तो जब कंप्रेस किया जाता है तो वो चीज़ हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और जब एक्सपैंड किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है। सो इट डज नॉट ओनली फॉर्म ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये सिर्फ आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ही नहीं बनाती जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, बल्कि टेम्परेचर भी फ्यूल का कम कर देती है। तो दोनों चीज़ हो गया ना, हमारा जो वाटर में हो रहा था वो यहाँ पर भी हो गया। लेकिन वाटर हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate यानी बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो एक तो ये सिलेंडर वगैरह के अंदर मिलता है, उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे घरों के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होता है, नहीं है तो बहुत आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो उसका सूखा हुआ पाउडर भी डाला जा सकता है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फायर के करीब ये जो मटेरियल है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इनको भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 4.3 टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन अ किचन। तो गैस वाले चूल्हे के करीब एक जलती हुई मैच स्टिक को या फिर जो लाइटर होता है गैस वाला, उसको लेकर आओ। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब गैस को ऑन करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गैस स्टोव को आपको खुद से हैंडल नहीं करना, अपने पेरेंट्स की मदद लेना है। यानी अपने मम्मी पापा में से किसी को कह देना कि वो ऐसा करें कि पहले माचिस जला लें या फिर लाइटर ले लें और गैस ऑन करके उसको जलाएं। देखो क्या होता है।
वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आप देखोगे तुरंत आग लग जाएगी और वहां से हीट और लाइट निकलेगी। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब तुरंत, बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम ना लगे। आपने जलती हुई माचिस को या फिर लाइटर को चूल्हे के करीब ले गए और इधर से गैस ऑन करी, तुरंत आग लग गई, तो ये कंबशन कैसा हो गया? रैपिड हो गया। जो कम टाइम के अंदर क्विक, बिल्कुल जल्दी से आग लग जाए, कंबशन हो जाए, तो वो हो जाएगा रैपिड कंबशन। अब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, जो बर्न करते हैं रूम टेम्परेचर पे। यानी फॉस्फोरस को ऐसे ही रख दोगे ना बाहर, तो जो रूम का टेम्परेचर है उनके लिए काफी है जलने के लिए, यानी उनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है। द टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप से। तो ऐसा कंबशन जहां पर कोई मटेरियल आग पकड़ लेता है बिना किसी ऐसे कॉज के जो कि हमको दिखाई पड़ रहा हो, यानी किसी ने आग लगाई नहीं, कहीं से कोई आग छुआया नहीं, बस ऐसे रखे रखे अपने आप जलने लगा। तो ये जो अपने आप जलने वाला कंबशन है, इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया? फॉस्फोरस। ये ऐसे रखे रखे अपने आप जलने लगता है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines। अब कोल माइंस जो होती है, कोयले की खदान जो होती है ना, जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पर कोल डस्ट भी पाई जाती है। मतलब पाउडर फॉर्म में धूल की तरीके से कोयले होते हैं। इनका क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है अपने आप, कोई आग नहीं लगाता, अपने आप आग लग जाती है। इसकी वजह से बहुत सी डिजास्टरस फायर हुई है। यानी अब सोचो कोल डस्ट की वजह से आग पकड़ लेगी, तो वहां पर कोयले की खदान है, पूरा कोयला कोयला है, वहां आग लग गई तो बहुत तेज आग फैल जाएगी और जो लोग कोयला निकाल रहे होंगे वो जल जाएंगे। तो ये होता है। तो कोल माइंस के अंदर बड़ी सावधानी से काम किया जाता है, कहीं से भी ऐसा ना हो कि आग पकड़ ले, क्योंकि कोल डस्ट स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, अपने आप से जलने लगता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। अपने आप से जो जंगलों में आग लग जाती है ना, वो कभी कभी सन की हीट की वजह से होती है, यानी सूरज की जो गर्मी है उसी की वजह से जो ड्राई आपकी लीव्स वगैरह हैं या ड्राई ग्रासेस हैं वो आग पकड़ लेती हैं, या बिजली गिर गई तो उसकी वजह से आग लग जाती है। तो कोई जाके नहीं लगा रहा, बल्कि वो अपने आप से लग जा रही है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कभी कभी फॉरेस्ट फायर स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप से लग जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है ना कि इंसानों की अपनी गलती की वजह से आग लग जाती है जंगलों के अंदर। It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। लोग जंगल जाते हैं घूमने, वहाँ कैंपिंग वगैरह करे, पिकनिक मनाने गए और वहाँ आग जलाए। अब आग जो है उन्होंने बुझा दिया, उनको लगा आग बुझ गई, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ राख थी, वो उड़ के जो हल्का सा कहीं जल रहा था वो किसी और जगह पर जाकर किसी और चीज़ को जला दिया, इस तरह से आग बढ़ गई। तो अक्सर इंसानों की गलती की वजह से ही आग लग जाती है इस तरह से। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। तो हम पटाखे वगैरह जलाते हैं ना फेस्टिवल्स में, तो जब क्रैकर को इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है पटाखे को, तो क्या होता है? सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब पटाखा जलता है तो एक बहुत तेज रिएक्शन होती है, तुरंत रिएक्शन होती है और उसमें हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी आता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो यहाँ से गैस भी बड़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो जो क्रैकर है, जो पटाखा है, उस पर ऐसा नहीं कि वो जलाने से ही जलेगा, प्रेशर की वजह से भी वो जल जाता है। अक्सर ये होता है दुकानों में पटाखे में आग लग गई, कि पटाखे की दुकान थी उसमें आग लग गई, तो क्या कोई जला रहा था क्या उसको? नहीं, वो दबे दबे प्रेशर की वजह से भी आग पकड़ लेता है। एक पटाखा फटा तो फिर उसके बाद एक के बाद एक जलने लगता है सब। तो टाइप्स ऑफ कंबशन में 3 कंबशन हमने देखा। एक तो रैपिड कंबशन जो तुरंत हो जाता है, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी अपने आप वहाँ पर आग लग गई, अपने आप कंबशन होने लगा, जलने लगा, और तीसरा एक्सप्लोजन। इसमें क्या है कि बड़ा एनर्जी के साथ यहाँ पर कंबशन होता है, हीट भी देखने को मिलती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी, गैस भी। तो ये आपका एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन को जनरली हम साउंड से रिलेट कर लेते हैं, जहाँ धमाका होता है तो वहाँ साउंड से हमको सुनाई पड़ता है। 4.8 फ्लेम। एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करो। जो आपके घर में गैस स्टोव होगा ना, चूल्हा जो होगा, उसमें से जो फ्लेम निकल रही है, आग की लपटें निकल रही हैं, उसको ऑब्जर्व करो। क्या बता सकते हो कौन सा कलर है? ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि उसमें से ब्लू कलर की जो है फ्लेम निकलती है। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है? ये समवॉट आपका येलो या ऑरेंज, इसका मिक्स रहता है। मेनली आपका यही कलर रहता है, और भी इसमें कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि भी आगे हम देखेंगे, लेकिन मेन आपको येलो या ऑरेंज या इसका मिक्स दिखता है। अब अपना एक्सपीरियंस याद करो। मैग्नीशियम रिबन जो बर्न किया था हमने क्लास 7 में, वहाँ पर वाइट फ्लेम देखने को मिली थी हमको। तो यहाँ पर टेबल 4.2 के अंदर कुछ आइटम्स दिए हैं। इनको बर्न करने का एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, क्लास 7 में कराया गया था, अगर आपने नहीं किया तो अभी आप कर सकते हो।
तो चलिए करते हैं यहाँ पर टेबल 4.2 मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। तो कौन से मटेरियल है जब वो जलते हैं तो वहां पर फ्लेम फॉर्म होती है, यानी आग की लपटें देखने को मिलती है। कैंडल जलती है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेम देखने को मिलती है। मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम देखने को मिलती है। कैम्फर बर्न करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लेम देखने को मिलती है। केरोसिन स्टोव के अंदर भी फ्लेम देखने को मिलती है। चारकोल जब बर्न करता है तो वहां पर फ्लेम फॉर्म नहीं होती, तो डज नॉट फॉर्म फ्लेम वाले कॉलम में आप टिक लगाओगे। तो यहाँ फिगर 4.8 आपको दी है कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। तो कैंडल फ्लेम आपको कैसी दिख रही है, समवॉट येलो कलर की दिख रही है, और जो गैस स्टोव है वहां से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती हुई दिख रही है। इसी तरह से फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर आपको दिया है। जो केरोसिन लैम्प होता है इसमें कई कलर्स देखने को मिलते हैं, कैंडल में भी होते हैं लेकिन मेनली आपका येलो या ऑरेंज कलर होता है, जिसकी डिटेल अभी आगे हम देखेंगे। बंसन बर्नर के अंदर ब्लू फ्लेम या इसमें भी येलो देखने को मिलता है, लेकिन आप किस तरह से उसको एडजस्ट करते हो, बेसिकली यहाँ पर ब्लू फ्लेम ही देखने को मिलती है। अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, मेंशन करो वेदर ऑन द बर्निंग ऑफ मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। तो ये हमने टेबल कर ही लिया, यही करना था। 4.5 स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। एक्टिविटी 4.5 एक मोमबत्ती जला लो लेकिन सावधानी से। लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा पतला सा ग्लास ट्यूब आपको ले लेना है, इसको होल्ड कर लेना है विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। तो मोमबत्ती आपको जला लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हवा ना हो कि जो उसकी फ्लेम है इधर उधर फ्लिकर करे, हिले डुले। और दूसरी बात, प्रॉपर एयर की सप्लाई हो, क्योंकि प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर भी फ्लिकरिंग देखने को मिलेगी। जो फ्लेम है वो लुपलुपाएगी, उसमें से धुएं निकलेंगे। ठीक है, तो नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम होनी चाहिए। उसका डार्क वाला जो जोन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपको उस ग्लास ट्यूब के एक किनारे को इंसर्ट कर देना है, वहां लगा देना है। Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? क्या थोड़ी देर बाद आपको वहां से फ्लेम निकलते हुए दिख रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रही है? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. एक बात और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो इसकी बत्ती है, जो विक है, इसके आसपास जो मेल्ट है बड़ी तेजी से मेल्ट कर रही है, पिघल रही है। तो पिघल के कुछ नीचे चली जाती है, लेकिन पूरी की पूरी पिघल के नीचे की तरफ नहीं जाती कि बह के नीचे चली जाए। यहाँ पर जो वैक्स है ये बर्न भी करती है। कैसे क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास ग्लास ट्यूब तो है नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, लेकिन इस एनिमेशन से थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये हमारी कैंडल है, जल रही है। इसमें आप यहाँ पर देखोगे ये हिस्सा, ये थोड़ा आपको डार्क दिखेगा। यहाँ इतनी रोशनी नहीं जितना कि ऊपर की तरफ है। तो ये जो विक के आसपास वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं डार्क जोन। यहाँ अंधेरा होता है। वो एक कहावत सुनी होगी ना, चिराग तले अंधेरा, बस वैसे ही समझ लो। तो यहाँ पर आपको ऐसे ग्लास ट्यूब लगा देना है कि ग्लास ट्यूब का एक किनारा इस डार्क वाले जोन के अंदर हो। फिर दूसरे किनारे की तरफ अगर बर्निंग मैचस्टिक आप ले जाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में यहाँ से आग निकलने लगेगी। अब यहाँ पर कैसे आग लग गई, क्या हुआ यहाँ पर, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कैंडल बर्न कर रही थी, इसमें क्या हो रहा था कि ये जो वैक्स है, जो मोम है यहाँ पर, ये गर्मी की वजह से पिघलेगी, पिघल के गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ती है और यही जलती है तो आपको ये फ्लेम देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, इसीलिए तो मोम लगाया जाता है ताकि मोम जले और हमको रोशनी उससे मिले। अब ये जो हमारी वैक्स है, मोम है, पिघल के क्या ये गैस बन जाती है, वेपर, भाप बन जाती है, इतना ज्यादा गर्म हो जाती है। पहले सॉलिड थी, पिघल के लिक्विड बनेगी और हीट होगा तो ये वेपर में बदल के ऊपर की तरफ उड़ेगी। तो इस इलाके में यहाँ पर आपको वेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि जले नहीं होते। जलते कम है, जब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं यहाँ जलते हैं, जिसकी वजह से रोशनी देखने को मिली। अब यहीं आपने ट्यूब लगाया तो हुआ ये कि कुछ जो वैक्स का वेपर था वो इस ट्यूब के अंदर चला गया। अब चलते चलते उड़ते हुए यहाँ तक ये पहुंचा और यहाँ से निकल रहा है। तो यही वैक्स का वेपर ऊपर जाके जब जलता था तो हमको यहाँ पर फ्लेम देखने को मिली। तो अगर वैक्स का वेपर इधर की तरफ जाएगा और यहाँ पर हम माचिस ले आएंगे जलती हुई, तो ये वेपर इसकी वजह से जल जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमको फ्लेम देखने को मिलती है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बात हुई यहाँ पर। तो यहाँ जो हमसे पूछ रहा था व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम, किसने फ्लेम प्रोड्यूस किया, तो उसमें लिखोगे वैक्स वेपर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ध्यान समझना। द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये बात की थी, कुछ सब्सटेंस जलते हैं तो वहां से फ्लेम हमको देखने को मिलती है, आग की लपटें देखने को मिलती है, जैसे कि कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बर्न करते हैं तो वहां पर फ्लेम हमको देखने को नहीं मिलती, जैसे कि कोल, चारकोल। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ में से फ्लेम निकल रही है, कुछ में से नहीं निकल रही है। तो इसका रीजन यहाँ पर दिया है कि वो सब्सटेंस जो कि वेपराइज हो जाते हैं, वेपराइज का मतलब गैस में बदल जाते हैं। मान लो कोई सॉलिड हमने लिया था, जलाया, तो उसमें से कुछ गैस निकली या वही भाप बन के उड़ा, तो वो जब जलेगा तो फ्लेम देखने को मिलेगी।
तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो वैक्स पहले तो मेल्ट करती है, पिघलती है, पिघल के जो बत्ती है उसमें से ऊपर की तरफ चढ़ती है, फिर वो गर्मी की वजह से वेपर में बदल जाती है, भाप में बदल जाती है। यही वेपर जब बर्न करता है तो फ्लेम हमको देखने को मिलती है। वहीं जब हम कोयला जलाते हैं या चारकोल जलाते हैं तो ऐसा कोई वेपर हमको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हमको फ्लेम देखने को नहीं मिलती। तो रीजन समझ में आ गया। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टेन वैक्स हो गया, ये राइज करते हैं थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। तो यही बात मैंने आपको बताई कि जो केरोसिन ऑयल है उसके अंदर बत्ती लगाई जाती है कि नहीं, विक लगाई जाती है, या कैंडल में आपके विक होती है, बत्ती होती है। तो पिघले हुए वैक्स या जो केरोसिन ऑयल है ये तो पहले से लिक्विड है, ये उसी बत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर चढ़ेगा, गर्मी की वजह से वेपर में बदलेगा और जब वेपराइज हो जाएगा फिर जब वो बर्न करेगा तो फ्लेम देखने को मिलेगी। वही चारकोल दूसरी तरफ ये वेपराइज नहीं होता, तो इस तरीके से ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। एक्टिविटी 4.5 के अंदर कुड द वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो यस, मैंने आपको वहीं लिखा दिया था कि जो वेपर हैं वैक्स के या वैक्स वेपर्स हैं वो ग्लास ट्यूब से बाहर निकल लें, उसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। जब कैंडल फ्लेम स्टीडी हो, यानी बहुत ज्यादा हिले डुले ना, बिल्कुल सीधा वो जल रही हो प्रॉपर, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जैसा कि फिगर आपको 4.11 में दिया हुआ है। तो एक साफ सुथरी ग्लास प्लेट ले सकते हो या कोई स्लाइड ले सकते हो, उसको जो ल्यूमिनस जोन है, यहाँ से कैंडल में से रोशनी निकल रही है, फ्लेम के उस हिस्से में इस प्लेट को लगा देना है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो कोई सी भी ग्लास की चीज, प्लेट हो गया, स्लाइड हो गया, या सिंपल आपका कोई कंटेनर है, बीकर वगैरह, उसको जब आप कैंडल के ल्यूमिनस जोन के ऊपर रखोगे लगभग 10 सेकेंड के लिए, फिर हटाओगे तो आप देखोगे वहां पर काला सा हो गया है, जहां पर फ्लेम टच कर रही थी वहां पर काला सा हो गया है। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट एंड स्लाइड। ठीक है, काली सी रिंग सी गोल सा ऐसे बना हुआ दिखेगा आपको। अब ये काला रंग कहां से आ गया, कैसे हो गया? इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये जो ब्लैक कलर की आपको चीज उस पर जमती हुई दिखी है वो बेसिकली इस वजह से है क्योंकि जब वैक्स बर्न करी तो उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल ऐसे थे जो कि बर्न नहीं हुए, जले नहीं, यही जाके उस ग्लास प्लेट पे चिपक गए। तो यहां से बात क्या समझ में आई कि फ्लेम का जो ल्यूमिनस जोन है जहां से रोशनी निकल रही है वहां पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, यानी ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जो कि जले नहीं है, वह उसी के अंदर प्रेजेंट है, वही जाके डिपॉजिट हो गए ग्लास प्लेट पे। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, जैसा कि 4.12 में आपको दिया हुआ है। तो ये एक्टिविटी मैं कर रहा था, प्रैक्टिकल इसका कर रहा था, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि इसको अंधेरे में करना था, तभी आपको ये जो कॉपर वायर है ये ग्लो करते हुए दिखता। तो मेरे कैमरे से वीडियो उतनी साफ आ नहीं रही थी क्योंकि कैंडल की फ्लेम की रोशनी की वजह से ये कॉपर वायर का जो ग्लो है वो नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर बेसिकली होगा क्या। देखो, ये लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस जोन क्या है अभी आगे हम देखेंगे। शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि कैंडल में एक हिस्सा वो होता है जहां से रोशनी निकलती है, जो बहुत तेज चमक रहा होता है, जो येलो कलर का आपको दिखता है। इसके आसपास ऐसा रीजन होता है जो उतना चमकते हुए नहीं दिखता, जनरली ये ब्लू कलर का या कुछ नहीं आपको दिखेगा, तो वहां से इतनी ज्यादा लाइट नहीं निकलती, इसीलिए उसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं कि यहां से रोशनी नहीं हो रही है। तो वहीं पर इस कॉपर वायर को आपको लगा देना है, जैसे कि इमेज में आपको यहां दे रहा है। ये ऊपर साइड आपको हल्का सा ऐसा रीजन मिल जाएगा, साइड में मिल जाएगा, जो कि नॉन ल्यूमिनस जोन होगा। यहीं पर ऐसे कॉपर वायर जो कि लंबा हो, पतला सा हो, इसको इंट्रोड्यूस करना है। 30 सेकेंड तक ऐसे ही रखे रहो। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। आप ही नोटिस करोगे कि कॉपर वायर का वो हिस्सा जो फ्लेम के जस्ट बाहर है, यानी नॉन लुमिनस जोन के अंदर है, वो हिस्सा जहां से रोशनी नहीं निकल रही है, उस हिस्से के अंदर कॉपर वायर का जो टुकड़ा होगा वो बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर? तो ये गर्म होकर लाल क्यों हो गया? क्या इससे ये बात समझ में आती है कि जो नॉन लुमिनस जोन है फ्लेम का उसका हाई टेम्परेचर होता है? तो ऑब्वियसली यस, यही बात तो समझ में आ रही है। तो ये हमारी कैंडल इस तरीके से जल रही है। अब एक कॉपर वायर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, बहुत अंदर तक हमने इसको इंसर्ट नहीं किया है, बस हल्का से इसको टच कराया है। 30 सेकेंड तक इसी तरीके से आप इसको लगाए रहोगे तो आप देखोगे फ्लेम के जस्ट बाहर वाला जो हिस्सा है वो धीरे धीरे गर्म होकर लाल होता जा रहा है, फिर वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, लाल लाल ऐसे चमकने लगेगा। इसका मतलब फ्लेम के जस्ट बाहर वाला जो हिस्सा है वो काफी गर्म है, जो चमकते हुए हमको नहीं दिख रहा, लेकिन वहां पर हीट प्रेजेंट है। तो गर्म ही नहीं, इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे गर्म पार्ट होता है। यहाँ पर एक इमेज बनी है, फिगर 4.13, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो इसको चलिए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, ये हमारी कैंडल है,
लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हो वो बर्निंग कैंडल की रियल इमेज है। राइट साइड में जो आप कैंडल देख रहे हो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सा जोन है, और लेफ्ट साइड वाला जो आपको रियल इमेज है उससे आप रिलेट करते जाना। दोनों को रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा। तो जब कैंडल बर्न करेगी तो इसमें से फ्लेम निकलेगी। फ्लेम के कौन कौन से जोन होते हैं थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो पहले यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड वाली इमेज में विक के आसपास ये वाला जो रीजन है इसमें इतनी रोशनी नहीं है, ये डार्क जोन है, अंधेरा सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे आपको दिख रहा होगा अंधेरा सा जो जोन है डार्क कलर का। तो ये वाला जो जोन है जो विक के आसपास होता है, छोटा सा जोन होता है, उसको हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर वाला जोन। यहाँ पर क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ऐसे वैक्स वेपर जो कि जले नहीं होते। याद करो यहीं पर हमने ट्यूब इंसर्ट किया था, तो जो वैक्स वेपर था वो चला गया था ट्यूब के थ्रू और उधर जाकर कैंडल लगाई थी तो जल गया था कि नहीं। तो यहाँ जो वैक्स वेपर है वो अभी जला नहीं है। ये जो जोन है वो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। इसका टेम्परेचर कैसा होता है, तो ये लीस्ट हॉट होता है। पूरी कैंडल के अंदर सबसे कम गर्म वाला हिस्सा यही होता है। अब दूसरा जोन देखो जो कि आपका ये येलो कलर का है। ये देख सकते हो ग्लो कर रहा है, यहाँ से रोशनी निकल रही है। तो ये जो येलो कलर का आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, ये मिडिल जोन है। यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, यानी जो भी चीजें यहाँ पर है वो पूरी तरह से नहीं जल रही। बेसिकली यही वैक्स ही है जो मेल्ट करके ऊपर जा रही है, तो ये पूरी तरह से नहीं जल रही है। यहाँ फ्लेम आपको कैसी दिखेगी, येलो कलर की दिखेगी। ये मॉडरेटली हॉट होता है, यानी इनर मोस्ट जोन से ज्यादा गर्म होता है। लेकिन अभी एक और जोन आएगा जो कि इससे भी गर्म होगा, तो उसके बीच में है ये। इसी जोन के अंदर हमने ग्लास प्लेट लगाई थी तो ब्लैक कलर का रिंग जैसा बना था कि नहीं, तो वहां देखा था क्यों बना था, क्योंकि जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, पूरी तरह से चीजें नहीं जलती। जैसे कार्बन पार्टिकल कुछ ऐसे हैं जो कि जले नहीं, वही जाके काला काला जम गया वहां पर। तो इस जोन के बारे में ये चीजें याद रखना कि इसको हम कहते हैं मिडिल जोन। यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, यानी पूरी तरह से कंबशन नहीं होता, पूरी तरह से चीजें नहीं जलती। ये जोन हमको येलो कलर का देखने को मिलता है। ये मॉडरेटली हॉट होता है और ये वो हिस्सा होता है जो कि ग्लो करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, यानी इसी के वजह से रोशनी होती है। फिर आता है तीसरा जोन जो कि बाहर बाहर आप देख सकते हो ब्लू कलर का है। ये पूरी इसकी बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे साइड में भी, साइड में भी। इस जोन को हम कहते हैं आउटर मोस्ट जोन। यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, जो भी चीजें होती है वो पूरी तरह से जल गई होती है। यहाँ जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की दिखती है और ये आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है। इस जोन को हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं, जो अभी हम पढ़े थे ना कि नॉन लुमिनस जोन। यहाँ चलिए मैं लिखा देता हूँ, ये जो मिडिल वाला जोन है ये लुमिनस जोन है, यहाँ से रोशनी निकलती है। और जो आउटर मोस्ट जोन है जो कि ब्लू कलर से आपको दिखता है वो नॉन लुमिनस जोन होता है। अब आप कहोगे सर ये लेफ्ट साइड जो इमेज है यहाँ पर ब्लू वाली फ्लेम तो हमको कहीं दिख नहीं रही, बस नीचे नीचे थोड़ा सा दिख रही है। ये साइड में जो आपने बनाया है और ऊपर साइड जो ब्लू दिखाया है ये तो इसमें दिख नहीं रही है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो बीच वाला जो हमारा मिडिल वाला जोन है जो कि येलो कलर का होता है, इसकी रोशनी की वजह से ब्लू वाला फ्लेम जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि ब्लू वाली फ्लेम आपकी ग्लो नहीं करेगी, उससे रोशनी नहीं निकलती, यानी इतनी रहती कि वो आपको दिखाई पड़ जाए, उससे रोशनी नहीं होगी। वहीं येलो वाला जो पार्ट है वहां से रोशनी निकल रही है। इसी रोशनी की वजह से आप देख सकते हो ये साइड में इधर ऊपर साइड इस रोशनी की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए आपको ब्लू वाला फ्लेम नहीं दिख रही है। वहीं नीचे साइड देखो जो डार्क जोन के आसपास है यहाँ आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि नीचे साइड आपका ये मिडिल वाला जोन नहीं होता और उतनी रोशनी यहाँ पर नहीं होती, इसीलिए ब्लू वाला आपको दिख रहा है। तो ब्लू वाली फ्लेम आपकी ग्लो नहीं करती, इसीलिए इसको हम नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। वो जस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप गैस स्टोव जलाते हो या घर में जलता है, जब चूल्हा जलता है तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। अगर मान लो किचन में आप अंधेरा कर दो और वो फ्लेम जलाओ तो क्या पूरी किचन रोशन हो जाएगा, वहां रोशनी भर जाएगी? नहीं, बहुत हल्का सा मामूली सी रोशनी होगी। नहीं तो बस वही जो फ्लेम है वही जलती हुई आपको दिखेगी ब्लू कलर से। वहीं अगर एक कैंडल जला दो, उसकी फ्लेम उस गैस स्टोव की फ्लेम से काफी छोटी होगी, लेकिन उस कैंडल की वजह से पूरे किचन में रोशनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कैंडल की फ्लेम के अंदर जो मिडिल वाला जोन होता है, जो येलो कलर वाला जोन होता है, वो ग्लो करता है, वो लुमिनस जोन है, वहां से रोशनी निकलती है। वहीं जो स्टोव के अंदर जो ब्लू कलर की फ्लेम है वहां से रोशनी नहीं निकल रही है, बहुत हल्की निकलती है, इतना कि बस वो आपको दिख जाए। ठीक है, तो सारे जोन और सारी चीजें आपने आई होप अच्छे से समझ ली होगी। ये यहाँ पर इस फ्लेम को देखो, ये फ्लेम काफी छोटी है, यानी अभी जस्ट बर्निंग स्टार्ट हुई है, ज्यादा वैक्स मेल्ट नहीं करी है। तो थोड़े से वैक्स के वेपर है जो कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं और वो अच्छे से जल जा रहे हैं, इसीलिए देखो ब्लू वाला जोन आपको ढेर सारा दिख रहा होगा और साइड साइड में भी आपको ब्लू दिख रहा होगा। वहीं येलो वाला पोर्शन आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये छोटा सा है इसीलिए इतना ज्यादा रोशनी नहीं निकल रही है, इसीलिए ब्लू वाला फ्लेम आपको ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है।
जब ये फ्लेम और बड़ी हो जाएगी तो ये ब्लू वाला कलर छुप जाएगा, उतना दिखाई नहीं पड़ेगा, हालांकि प्रेजेंट होता है लेकिन दिखेगा नहीं उतना। ठीक है, तो जो यहाँ दिया है वही सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जो आउटर जोन होता है यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, ब्लू कलर से आपको दिखेगा, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो राइट साइड आपको जोन के बारे में दिया है और वो कितना हॉट है वो आपको लेफ्ट साइड उसी जोन के बारे में दिया है। फिर आपको मिडिल जोन की बात कर ले, यहाँ पार्शियल कंबशन होता है, येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है, ये मॉडरेटली हॉट होता है। फिर जो इनर जोन होता है यहाँ पर अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं, वही ऊपर जाके जो बर्न करते हैं। तो अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं, वो अभी इतना जले नहीं, इसीलिए अंधेरा जैसा दिखेगा। ब्लैक कलर का आपको ये जोन दिखेगा, यानी अंधेरा से जैसा दिखेगा, और ये सबसे कम होता है। ठीक है, यही चीज इसमें दी हुई है। गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जैसा कि फिगर 4.14 में आपको दिया है। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? यहाँ पर गोल्ड स्मिथ है, वो ब्लो कर रहा है एक मेटालिक पाइप, ये पतला सा पाइप है, इसके थ्रू ब्लो कर रहा है, और यहाँ पर फ्लेम है, आग जल रही है, इसी की मदद से ये गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करा रहा है। तो आउटर वाले जोन के अंदर ये ब्लो क्यों कर रहा है हवा? क्योंकि आप जानते हो जो आउटर वाला जोन होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अभी हमने देखा यहाँ फूंक मारेगा तो ये फ्लेम मूव करेगी, और जो भी हमारा गोल्ड या सिल्वर है, जैसे मान लो ये हमारा गोल्ड है, तो जो फ्लेम है हवा मारेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगी, तो टॉप वाला जो हिस्सा है, जो आउटर वाला जोन है, वो इसके कांटेक्ट में आएगा, ये गर्म होता है, इसकी वजह से ये आसानी से मेल्ट कर जाएगा जो भी हमारा गोल्ड या सिल्वर है। तो इसके आंसर में आप लिख लेना, गोल्ड स्मिथ यूजेज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम which helps in melting gold and silver easily. 4.6 What is a fuel? ये फ्यूल क्या होता है? क्या होता है तो हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कंबशन होता है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकालता है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। अब इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. याद करो हीट एनर्जी के सोर्सेज के बारे में, यानी जहां से हमको हीट एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है, डोमेस्टिक यानी घरों में यूज करने के लिए या इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज करने के लिए, वो हमको कहाँ से मिलती है? वुड से मिलती है, भाई लकड़ी जलाओगे तो हीट निकलेगी। इस तरह चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हीट एनर्जी हमको मिलती है। तो ये क्या हो गया? हीट एनर्जी के सोर्स हो गए, यहाँ से मिलती है। इन्हीं सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज, अब गुड फ्यूल की आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, यानी एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल? तो ये सारे चीज़ें आप पॉइंट वाइज आप लिख देना जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली चीज़ रिएडली अवेलेबल, यानी आसानी से मिल जाए। दूसरी चीज़ इट इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, ये आसानी से एयर में बर्न हो जाए, ऐसा ना हो कि इसको जलाने में एकदम हालत ख़राब हो जाए। एट मॉडरेट रेट इसका मतलब क्या है कि भैया ठीक ठाक स्पीड से जले, ऐसा ना हो कि आपने उसको जलाया और 5 मिनट के अंदर जल के स्वाहा हो गया। अगर उसको हम जला रहे हैं तो कुछ देर तक जले, जैसे लकड़ी है जलाएं तो कुछ देर जले। अब सोचो लकड़ी, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ा आपने लिया, उसको जलाते और 2-3 मिनट के अंदर वो जल के राख बन जाता तो क्या होता? तो बेकार है यार। ऐसी चीज़ हो जो देर तक जले, यानी धीरे धीरे करके वो जले, मॉडरेट रेट से, नहीं बहुत स्लो भी ना हो बहुत फास्ट भी ना हो, मॉडरेट रेट हो। और क्या चीज़ होनी चाहिए अच्छे फ्यूल के अंदर? इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमको मिले उसके अंदर से, क्योंकि जला किस लिए रहे? हीट के लिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, जलने के बाद कोई ऐसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी ऐसा जो किसी काम का ना हो। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो राख वगैरह बचती है, पेपर जलाओगे ना तो राख वगैरह बचती है, तो वो हमको नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं है। तो फ्यूल ऐसा हो जिसमें ये सारी चीज़ें जलने के बाद जो राख वगैरह है वो ना बचे। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, अब कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं जिसके अंदर ये सारी बातें पूरी तरह से हो। तो जैसा फ्यूल हमको रिक्वायर है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी हैं, वो तो हो गया आइडियल फ्यूल, यानी ऐसा मिल जाए तो भैया मज़ा आ जाए। लेकिन कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होता, यानी ये सारी बातें पूरी तरह से पूरी हो जाए ऐसा नहीं है। तो किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल नहीं मान सकते कि हाँ भैया ये बेस्ट है, इसी को यूज़ करना चाहिए। वो फ्यूल किस काम के लिए हमको यूज़ करना है, उसी हिसाब से उसके अंदर चीज़ों को हम देखते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ें हमको मिल रही कि नहीं जो हमको चाहिए। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। कोई भी यूज़ करना है तो उसके अंदर जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उनको ये फ्यूल पूरा कर रहा है कि नहीं, हम बस ये देखते हैं। फ्यूल की जो कॉस्ट है वो अलग अलग होती है, कुछ फ्यूल होते हैं जो सस्ते होते हैं दूसरों से। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स एज इन टेबल 4.3। तो यहाँ पर टेबल 4.3 है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की बात कर लें। सॉलिड फ्यूल्स में एक आपका कोल दिया है,
दूसरा वुड लिख सकते हो, चारकोल लिख सकते हो। लिक्विड फ्यूल की बात कर लें केरोसिन ऑयल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसियस फ्यूल की बात कर लें नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। 4.7 फ्यूल एफिशिएंसी। अभी जो वर्ड एफिशिएंसी है इसका बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर मीनिंग बताऊं तो कितना चीज़ें हमको देनी पड़ रही हैं और कितना हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए कितना इनपुट देना पड़ रहा है और कितना आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो हो ये एफिशिएंसी होता है। तो हमारा टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। तो इस टर्म में इसको अगर हम समझें तो मान लो कोई फ्यूल है, उसको इतनी क्वांटिटी हमने लिया और एक दूसरा फ्यूल है उसको भी उतनी ही क्वांटिटी लिया। ये ए फ्यूल है, ये हमारा बी वाला फ्यूल है, दोनों को हम जला रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ध्यान रखना। दोनों अलग अलग तरीके के फ्यूल हैं लेकिन दोनों का अमाउंट सेम लिया। जैसे मान लो 1 किलो उसको ले लिया, 1 किलो उसको ले लिया। अब दोनों को जलाएंगे, जलने से हीट मिलेगी। ए हमको हीट ज़्यादा दे रहा है, बी हीट कम दे रहा है। दोनों से हीट निकल ली लेकिन ए की हीट ज़्यादा है, बी की कम है, तो हम कहेंगे ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी उतना ही इनपुट दिया, वही 1 किलो हमने लिया, हीट हमको ज़्यादा मिल ली ए में, और उतना ही इनपुट हमने बी में दिया, यानी वही 1 किलो लिया, लेकिन यहाँ पर हीट हमको ए के कंपैरिजन में कम मिल रही है। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा हो गया? ए हो गया। मान लो आपसे कहा गया कि आपको बॉयल करना है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? कुछ पानी आपको दे दिया गया, इसको उबालो, और उबालने के लिए भाई किसी चीज़ को जलाओगे, उसी के ऊपर तो रख के उबालोगे ना, तो काउ डंग यूज़ कर लो या कोल या एलपीजी, इन्हीं में से किसी को आपको यूज़ करना है, तो कौन सा प्रेफर करोगे? भाई मैं तो यूज़ करूँगा एलपीजी। गिव योर रीज़न, ऐसा क्यों करोगे, इसका रीज़न बताओ। तो कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न, इसको जलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। काऊ डंग को जलाना है, वैसे तो मैंने नहीं जलाया, लेकिन जलाने में इतना आसान नहीं होता, देखा है मैंने जलाते हुए, थोड़ा मुश्किल से जलता है। कोयले को जलाना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं एलपीजी को जलाना हो, बस गैस ऑन किया, लाइटर जलाया, फट से जल गया। तो इसके आंसर को इस तरह से दिया जा सकता है कि आई वुड प्रिफर एलपीजी बिकॉज, पहला पॉइंट, इट इज ईजी टू बर्न, जलाना आसान है। एक और पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, एंड ऑल्सो एलपीजी प्रोड्यूस मोर हीट एज कंपेयर टू बर्निंग काउ डंग एंड कोल ऑफ सेम क्वांटिटी। यानी उतना ही तीनों क्वांटिटी हमने लिया है, एलपीजी से ज़्यादा हीट मिलेगी। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि एलपीजी बर्न करने में ज़्यादा हीट हमको मिलेगी? क्योंकि मैं तो वैसे जानता हूँ चीज़ें, लेकिन अभी आप भी जान जाओगे, जस्ट हम पढ़ने ही वाले हैं इसके बारे में। तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। तो जैसे मैंने आपकी हेल्प कर दी एज अ टीचर कि मैं एलपीजी चूज़ करूँगा, और क्यों चूज़ करूँगा, 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? द आंसर इज नो। तीनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू? किसी भी फ्यूल को आपने 1 kg लिया और उसका कंबशन कराया, तो जब वो पूरी तरह से कंबशन हो जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा, तो उस पूरी तरह से जलने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसने प्रोड्यूस की, वही उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, 1 किलो फ्यूल आपने उठाया, उसको पूरी तरह से जला दिया, पूरी तरह से जलने में जितनी हीट उसमें निकली, यानी हीट एनर्जी, वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू हो गई। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। शॉर्ट में उसको केजे पर केजी इस तरह से हम लिखते हैं। तो किस यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं ये भी आप याद रखना। देखो, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1000 जूल पर केजी। 1000 की जगह आप के लगा दो तो ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी। तो कैलोरिफिक वैल्यू को इस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.4। तो ये आपका टेबल 4.4 है। तो कुछ फ्यूल की आपको कैलोरिफिक वैल्यू दी है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको याद नहीं करना होता। तो यहाँ पर फ्यूल दिया है और उसकी कैलोरिफिक वैल्यू दी है। जैसे काऊ डंग केक की बात कर लें, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी होती है? 6000 से लेके 8000 होती है। यानी 1 किलो आपने काऊ डंग केक लिया और उसको जलाया, तो उससे कितना हीट निकलेगी? 6000 से लेके 8000 किलो जूल, इतना हीट निकलेगी। इसी तरह से सबका दिया है, वुड, कोल, पेट्रोल सबका दिया है। तो एलपीजी क्यों चूज़ किया था आपने देख लिया यहाँ पर, एलपीजी ये है, कोल ये है। तो एलपीजी का कोल, काऊ डंग, इन दोनों से ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू। एलपीजी कितनी है? 55,000। यानी यहाँ से अगर तीनों को कंपेयर करें तो 1 किलो आप काऊ डंग केक जलाओगे तो आपको 6000 से लेके 8000 किलो जूल की हीट मिलेगी। वही 1 किलो आप कोयला जलाओगे तो 25,000 टू 33,000 किलो जूल की हीट मिलेगी। एलपीजी जलाओगे तो इन दोनों से ज़्यादा, वही 1 किलो में 55,000 किलो जूल पर केजी हीट एनर्जी मिलेगी। वही लास्ट में आप देख सकते हो हाइड्रोजन, ये 1,50,000 किलो जूल पर केजी।
इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो 1 kg हमारे पास वाटर है, 1 किलो पानी हमने लिया है, उसको गर्म करना है। उसका टेम्परेचर लेट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको गर्म करके 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है। टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका मतलब हीट करना पड़ेगा। हीट कैसे करोगे? कोई चीज़ जलाओगे, उसी के ऊपर बर्तन में करके पानी रखोगे, तब वो गर्म होगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा। कौन सा फ्यूल आप चूज़ करो? अगर काऊ डंग केक आप यूज़ कर रहे हो तो 1 किलो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पहुंचाने में तो लगभग आपको 8.4 ग्राम्स काऊ डंग केक चाहिए होगा। यानी इतना काऊ डंग केक लेके उसको जलाओगे तो जब पूरी तरह से जलेगा तो उसमें आपको इतनी हीट मिल जाएगी कि आपका जो पानी है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री पहुंच गया। वहीं अगर आप एलपीजी का यूज़ करोगे ना, तो आपको लगभग 1.8 ग्राम के अंदर ही ये काम हो जाएगा। यानी थोड़ी सी एलपीजी के अंदर ही आपके वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री पहुंच जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दोनों को हमने कंपेयर किया तो उतने ही काम के लिए हमको काऊ डंग ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा क्वांटिटी है, देर तक जलेगा, टाइम लगेगा। वहीं एलपीजी थोड़ी क्वांटिटी ही जलने में हमको उतना काम हो जा रहा है, थोड़ी क्वांटिटी जलाना है, कम टाइम के अंदर जल जाएगा और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू का हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हीट चाहिए, कौन सा यूज़ करें तो काम जल्दी हो जाएगा, किससे ज़्यादा हीट हमको मिल जाएगी, ये सब हम देखते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब फ्यूल बर्न करता है तो उसमें से हार्मफुल चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें निकलती हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये जो फ्यूल का कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसका गलत असर पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। कैसे नुकसान करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो कार्बन फ्यूल्स हैं, यानी ऐसे फ्यूल जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जब जलते हैं तो वो कार्बन निकलता है। इनमें आपका वुड आ गया, कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया। ये क्या करते हैं? रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब जलते हैं तो ऐसे कार्बन पार्टिकल इनमें से निकलते हैं जो कि जले नहीं होते। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूशन करते हैं, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एजमा। तो ये जो कार्बन पार्टिकल है, जले नहीं होते, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं। यानी ऐसी बीमारी जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस, जो लंग्स वगैरह से रिलेटेड होती हैं, वो बीमारियां होती हैं। तो इनकी वजह से एजमा वगैरह हो जाता है। अब ये जो आपका लिखा है ना ASTHMA, इसको लोग अस्थमा पढ़ते हैं, अस्थमा नहीं होता, एजमा कहा जाता है इसको। अब यहाँ जो बॉक्स में दिया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सदियों से लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता था एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। घर में इस्तेमाल करना, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना हो तो लकड़ी का यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है कोल से या और फ्यूल जैसे कि LPG वगैरह है उससे। बहुत सारे रूरल पार्ट्स यानी गाँव देहात वाले जो एरिया है हमारे कंट्री में, लोग अभी भी वुड को यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह से। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाता है और सस्ते दाम पे मिल जाता है। इसीलिए आज भी गांव देहात के अंदर लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाकर उसी पे खाना बनाते हैं। लेकिन लकड़ी जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि हार्मफुल होता है इंसानों के लिए। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्या नुकसान होगा लकड़ी जलाने से? ट्रीज़ प्रोवाइड अस यूज़फुल सब्सटेंसेस। ट्री से हमको बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे गम्स हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया। तो जब लकड़ी के लिए आप पेड़ को काटोगे तो ट्री में और भी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। इसके अलावा पेड़ को काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो कार्बन फ्यूल है जब वो जलते हैं तो वहाँ से अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पलूट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अभी जो कार्बन वाले फ्यूल हैं अगर अच्छे से जल गए तो वहाँ से कार्बन पार्टिकल निकलेंगे, उसका क्या नुकसान है देख लिया। अगर वो सही से नहीं जले, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, कुछ जला कुछ नहीं जला, तो ये और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से नहीं जलता, तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अब अगर कमरा बंद है वहाँ पर अगर कोयला जला रहे हो तो ये बड़ा डेंजरस होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अब कोई बंदा है, सर्दी का दिन है, उसने सोचा यार सर्दी बहुत लग रही, काम करते हैं कोयला जला लेते हैं और कमरा बंद करके सो जाते हैं। तो कोयला जलेगा, उसकी हीट की वजह से कमरा गर्म रहेगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन ये बड़ी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हो गई ये कि कमरा आपने बंद कर दिया, बाहर से एयर वगैरह आ नहीं सकती। अब जो कोयला जल रहा है वो रूम के अंदर प्रेजेंट एयर का इस्तेमाल करेगा, एयर में भी आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा।
तो एक दिक्कत उससे ये आएगी कि ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा तो जो कोयला है वो सही से जल नहीं पाएगा, वो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वो कम होता जा रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह से वो जल नहीं पाएगा, आधा अधूरा जलेगा। तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और ये जहरीली होती है। अब ये जहरीली गैस आपके कमरे के अंदर या जो बंदा लेटा है उसके कमरे में फैल गई, अब उसको सांस ले रहा है वो, तो सोते सोते ही वो दुनिया को अलविदा कह देगा। Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it। तो बूझो कह रहा, अच्छा, इसी वजह से कहा जाता है कि ऐसा कमरा जहां पर कोयला बर्न कर रहा हो या स्मल्डरिंग यानी सुलग रहा हो, कभी कभी हम बुझा देते हैं लेकिन वो सही से बुझा नहीं होता, अंदर अंदर सुलगता रहता है, तो इस तरीके से करके आपको नहीं सोना, इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे जान जा सकती है। फिर थर्ड पॉइंट है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। ज़्यादातर जो फ्यूल हैं जब जलते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना तो ठीक है, लेकिन ये जो हम फ्यूल्स को जला रहे हैं इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है यानी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जितना होना चाहिए उस लेवल से ऊपर हो गया है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया गर्म हो रही है, तो इसके बारे में दिया भी हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर साल आप सुनते हो कि यार इस बार गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले साल से ज़्यादा गर्मी थी, पिछले 10 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जितना इस बार पड़ गई। तो हर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही। क्यों बढ़ती चली जा रही है? वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये है कि फ्यूल जला रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से और क्या दिक्कत आएगी? दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर विच लीड्स टू द राइज इन द सी लेवल। इसकी वजह से और इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, यानी पोलर रीजन्स के अंदर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं। अर्थ में बिल्कुल नॉर्थ की तरफ चले जाओ या साउथ की तरफ जहाँ अंटार्कटिका वगैरह है वहाँ पर चले जाओ, वो आपके पोलर रीजन्स हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, इसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। जब गर्मी बढ़ेगी तो वो पिघलेंगे, पिघल के कहाँ जाएंगे? पानी के अंदर जाएंगे वो, तो पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं? मान लो ये ग्लेशियर हमारा है, ऐसे ये पानी का लेवल था, अब ये पिघलेगा तो ये पानी बन के अंदर जाएगा, तो वाटर का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। इससे दिक्कत ये आएगी कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। समुंदर के किनारे जो पानी का लेवल है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि पूरा ओशन के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया। जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर फ्लड आएगा, बाढ़ आ जाएगी। लो लाइन कोस्टल एरियाज में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो बहुत नीचे जो कोस्टल एरियाज हैं, समुंदर के किनारे के इलाके हैं, ऐसा हो सकता है कि वो परमानेंटली हमेशा के लिए ही पानी के अंदर डूब जाएं। हमारी कंट्री के अंदर जो निकोबार आइलैंड है उसका बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर एक जगह है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पहले वो हिस्सा ज़मीन में हुआ करता था, लेकिन 2004 में सुनामी आई और वहाँ पर वो हिस्सा डूब गया पानी के अंदर, तो वो हिस्सा परमानेंटली पानी के अंदर डूब चुका है। वाटर का लेवल राइज हो चुका, वो हिस्सा परमानेंटली पानी के अंदर है, लगभग 3 से 4 मीटर ऊपर है। तो जो हिस्सा पहले ज़मीन का हुआ करता था अब वो हमेशा के लिए पानी के अंदर डूब गया है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयला या डीजल को हम जलाएंगे तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बड़ी खतरनाक गैस होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, यानी अगर आपने सांस लिया और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके लंग्स के अंदर चली गई तो सांस लेना आपका मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। और ये कोरोसिव गैस होती है, यानी इसकी वजह से आप जल सकते हो। ये गैस अगर आपके हाथ वगैरह में या बॉडी में कहीं पर भी टच कर गई तो जलन से फील होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में आई तो ये जल भी जाएगा, जैसे आग से आदमी जल जाता है ना, वैसे इससे भी जल जाता है, छाले वगैरह पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है वो क्या करते हैं, गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये पेट्रोल इंजन के अंदर हम पेट्रोल डलाते हैं, ये पेट्रोल जब जलता है तो वहाँ से नाइट्रोजन के गैसियस ऑक्साइड्स निकलते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये निकल के एनवायरनमेंट में जाएंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स करके एसिड बना लेते हैं। अब बारिश का पानी है वो एसिड बन चुका है, तो वो जब बरसेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ये हमारे क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, बिल्डिंग के लिए और सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज
being replaced by CNG यानी compressed natural gas because CNG produce the harmful product in very small amount। तो अब ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। इसलिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं वो इसमें से कम अमाउंट के निकलते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि भैया ये वाला यूज़ करो, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान कम होगा। तो हम कह सकते हैं CNG क्या है, क्लीनर फ्यूल है, साफ सुथरा फ्यूल है, यानी इसमें से भी हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं लेकिन कम निकलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होगा, इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।